हेलो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे वोम फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकंड ईयर का ये एक सब्जेक्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। इसके फुल सिलेबस के बारे में बात करेंगे क्योंकि सिलेबस आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी इसके अंदर जो कंटेंट दे रखा है वो आपको समझ में आएगा। तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। फुल सिलेबस को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे क्योंकि फार्माकोथेराप्यूटिक्स का सिलेबस बहुत कम है लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम चलते हैं बच्चों अपने सिलेबस की तरफ। तो बच्चों ये है आपका चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर नंबर 1 है। इसमें क्या पूछा है कि फार्माको थेराप्यूटिक्स, ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके स्कोप की बात करेंगे एंड उसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, किसी भी कोर्स का सिलेबस हो, जैसे हम डी फार्मा के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन, उसके स्कोप और उसका एम हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे बच्चों रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसमें रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होती है उनके बारे में भी पूरा डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं एविडेंस ऑफ मेडिसिन। एविडेंस ऑफ मेडिसिन हमारी कौन कौन सी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं असेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ठीक है, जो भी आवश्यक मेडिसिन की लिस्ट होती है वो कौन कौन सी होती है उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। जो भी हमारा स्टैंडर्ड लेवल का ट्रीटमेंट होता है उसकी क्या गाइडलाइन है, कैसे फॉलो करनी चाहिए, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर जो 2 है, ठीक है, वो पूरा सिलेबस कवर करता है। उसमें बात करते हैं हम डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैन्युफैक्चरेशन यानी कि सिम्टम्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है, एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज एसोसिएटेड विद, यानी कि ये आपकी जो नीचे हमारी डिजीज दे रखी हैं सारी की सारी, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि ये जो सारे सिस्टम दे रखे हैं इनके अंदर कौन कौन सी हमारी डिजीज है, उन सब डिजीज का हमें क्या लिखना है। जैसे ये आपकी हाइपरटेंशन है, ठीक है बच्चों, जैसे ये हाइपरटेंशन है तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, इसके इटियोपैथोजेनेसिस हम देखेंगे, ठीक बच्चों, और सेकंड नंबर पे इसके सिम्टम्स हम देखेंगे यानी कि क्लिनिकल मैन्युफैक्चरेशन, थर्ड नंबर पर इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फोर्थ नंबर पर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हर सिस्टम के अंदर जो हर सिस्टम दिया है ये, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उनके अंदर जितनी भी डिजीज दी हैं जैसे हाइपरटेंशन, एंजाइना, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, हाइपरलिपिडमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ये 1 2 3 4 6 आपके दी है। तो इन सब के बारे में हमें ये 4 चीज पढ़नी है। ठीक बच्चों, तो हम जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो इसके अंदर आपको अस्थमा मिलेगा, सीओपीडी मिलेगी। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपको डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर, हाइपो एंड हाइपर थायराइड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको एपिलेप्सी, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, स्ट्रोक, माइग्रेन, ये सारी चीजें मिलेंगी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के अंदर ये गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, एल्कोहलिक लीवर डिजीज, ठीक है बच्चों, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज, तो ये सारी डिजीज आपको मिलेंगी। आगे देखते हैं हम इसमें, जैसे ये हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है आपके, तो इसमें तो बच्चों इसमें क्या है आपका, ये पूरा एक पार्ट दे रखा है। तो इसमें आयरन डिफिशियंसी क्या होती है, ठीक है ना, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। आगे हम देखते हैं इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है ना, तो आपके इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, हेपेटाइटिस आगे आपका मलेरिया, एचआईवी, ठीक है, ये आपकी सारी की सारी जो वायरल डिजीज है आपकी, या ये जो आपके मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर है आपके, डर्मेटोलॉजी, तो ये सारी की सारी क्या है आपकी, ये क्लास है और इनके अंदर ये आपकी डिजीज दे रखी है, रोमेटोइड अर्थराइटिस। ठीक है बच्चों, तो इन सब डिजीज के बारे में हमें क्या देखना है, इन सब डिजीज के बारे में हमें आपको एक बार फिर बता दूं मैं। एक तो इनकी इटियोपैथोजेनेसिस, ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर पे सिम्टम्स, क्लिनिकल मैन्युफैक्चरेशन, थर्ड नंबर पे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फोर्थ नंबर पे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चारों चीजें हमें इन सभी क्लास की डिजीज के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज मैंने आपके लिए यहाँ निकाली है तो उन्हें हम डिस्कस करते हैं। जैसे बच्चों सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि हमारा जो फार्माकोथेराप्यूटिक्स होता है ये क्या होता है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स, या जो आप ये सिलेबस के अंदर जो ये फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो बुक है इसके अंदर आप क्या स्टडी करोगे, तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स फार्मेसी की
या फार्माकोलॉजी की वह ब्रांच होती है जिसमें ड्रग्स, ठीक है, जिसमें ड्रग्स का यूज डिजीज के ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए किया जाता है। यानी कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स बुक के अंदर जो आप पढ़ोगे, इसके अंदर जो भी हमारी ड्रग्स होती हैं उनका यूज हम डिजीज के ट्रीटमेंट में कैसे करते हैं, कैसे प्रिवेंशन करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये सब चीज की जो स्टडी होती है हमारी, वो फार्माकोथेराप्यूटिक्स में देखने को मिलती है। आगे हम इसमें यह भी स्टडी करते हैं कि कौन सी ड्रग, है ना, किस डिजीज में, किस डोज में, किस पेशेंट के लिए सेफ एंड इफेक्टिव है क्या नहीं, तो ये भी हम देखते हैं। यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम ये भी स्टडी करते हैं कि हमारी जो ड्रग होती है वो किस डिजीज में देनी चाहिए, कितने mg में देनी चाहिए और किस पेशेंट को हमें देनी चाहिए। तो ये भी हम सब चीज की जो स्टडी करते हैं वो इसी बुक के अंदर करते हैं। आगे साथ ही में फार्माकोथेराप्यूटिक्स में रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, ठीक है, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन का भी ध्यान हम रखते हैं, ताकि जो हमारा पेशेंट है उसे ज्यादा से ज्यादा हमें बेनिफिट मिल सके, यानी कि उसे अच्छी से अच्छी रिकवरी आ सके और जो रिस्क है हमारी ड्रग का वो कम से कम हो। तो इन सब चीजों का जो हम ख्याल रखते हैं, जो स्टडी करते हैं हम, तो वो है आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स। आगे हम बात करते हैं बच्चों इसी की, हमने एक डिजीज ली है कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो इस हाइपरटेंशन के बारे में हम स्टडी करते हैं कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? हाइपरटेंशन वह कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल लेवल से लगातार ज्यादा आने लगता है। यानी कि नॉर्मल रेंज क्या होती है हमारी, सिस्टोलिक की 120 होती है, इसे लिख लेते हैं हम, और डायसिस्टोलिक होता है हमारा 120। ठीक है बच्चों, जो भी हमारा ब्लड प्रेशर होता है तो नॉर्मल कितना होता है वो 120 से 80। अगर ये रेंज हमारी ज्यादा बढ़ के आने लगे, यानी कि 140 से 90, ठीक है, और ये हमारी बार बार मेजर करने पर कितनी आ रही है, मापने पर 140 से 90, अगर बार बार यही कंडीशन आ रही है तब हम उसको बोलेंगे कि अब ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है। आगे हम बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस, ठीक है ना। इटियोपैथोजेनेसिस बच्चे क्या होती है, ये क्या होते हैं, कोज आपके, है ना, कारण, ठीक है, ये हमारे कोज होते हैं। तो कोज क्या क्या होते हैं आपके, हाइपरटेंशन बनने में कई फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, यानी कि बहुत सारे इसके कोज होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, जो आपका कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, जो हमारा ये हार्ट पंप कर रहा है ये ज्यादा आउटपुट कर रहा है, ठीक है, तो जिसमें हार्ट ज्यादा फोर्स से ब्लड को पंप करता है, इससे आर्टरीज में प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। हार्ट हमारा अगर ज्यादा पंप करेगा तो इसके अंदर से जो ब्लड बाहर जा रहा है वो क्या होगा, हमारा ज्यादा पास होगा, ठीक है, तो इससे हमारा प्रेशर बढ़ेगा हार्ट का। तो ये भी एक रीजन है हमारे हाइपरटेंशन का। आगे हम बात करते हैं, हाँ तो बच्चों आगे हम बात करते हैं इंक्रीज ठीक है बच्चों, इंक्रीज पेरिफेरल रेसिस्टेंस, यानी कि ब्लड वेसल्स हमारी नैरो हो जाती है, ठीक है, यानी कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है हमारी ब्लड प्रेशर, ये ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हमें देखने को मिल सकता है। आगे थर्ड नंबर पे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, जिसे हम रास सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, रेनिन रिलीज होने से एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है, और जब ये सेकंड बनेगा तो हमारा वैसो कॉन्ट्रिक्शन होगा और सोडियम रिटेंशन करता है, तो जिससे हमारा बीपी क्या होता है बच्चों, बढ़ता है हमारा बीपी। आगे हम बात करते हैं, जो ये होता है साल्ट और वाटर रिटेंशन, ठीक है, तो किडनी सोडियम और वाटर ज्यादा रिटेन करती है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है आपका, तो वहां भी हमारे ब्लड प्रेशर हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, तो स्ट्रेस जब आदमी लेता है तो उस कंडीशन में भी बीपी हमें देखने को मिलता है। ओबेसिटी जब मोटा होता है, एक्सेस साल्ट इंटेक जब वो सॉल्ट ज्यादा लेगा, स्मोकिंग करता है, ठीक है बच्चों, अल्कोहल ज्यादा लेने से, कुछ जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं जिनकी वजह से बीपी हमारा बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है, और ये लाइफ स्टाइल चेंज होने से भी हमारा बीपी बढ़ावा मिल सकता है। वो अलग रीजन है, क्या क्या है उन्हें हम बाद में देखेंगे।
आगे हम बात करते हैं बच्चों क्लिनिकल मैन्युफैक्चरेशन, यानी कि हम इसमें किस चीज की बात कर रहे हैं, सिम्टम्स की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम बात करते हैं आपके सिम्टम्स की, ठीक है ना, यानी कि क्लिनिकल मैन्युफैक्चरेशन। तो हाइपरटेंशन को अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत में सिम्टम्स नहीं होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग टाइम बाद इसके सिम्टम्स हमें देखे जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसीलिए क्योंकि स्टार्टिंग में इसका कोई सिम्टम्स नहीं आता है ना, जब ये ऑटोमेटिक अंदर काफी दिनों से बन जाता है तो तब हमें ये देखने को मिलता है कि बीपी बढ़ गया एकदम, है ना, लेकिन वो कंडीशन काफी दिनों पहले स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसीलिए इसे साइलेंट किलर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो सकते हैं हमारे हेडेक, डिजीनेस, पैलिपिटेशन, ब्लड विजन, फैटिग्यू, नोज ब्लीडिंग, तो ये सारे हमारे इसके सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चों। आगे हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इस चीज को समझो, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, ये होता है यानी कि हम परहेज के जरिए कैसे मतलब ठीक कर सकते हैं, जो परहेज करते हैं, जैसे डॉक्टर बोलता है कि ये चीजों का परहेज करना है, यानी कि बिना दवाओं के इलाज, ठीक है ना, बिना दवाओं के जब हम किसी डिजीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि इसमें हम मेडिसिन का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो क्या क्या कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, वेट को कम कर सकते हैं, जो हमारी डाइटरी चेंज होती है, साल्ट को कम ले सकते हैं, लो फैट खाना ले सकते हैं, हम फ्रूट वेजिटेबल का ज्यादा यूज कर सकते हैं, और जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको अवॉइड करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल को नहीं कंज्यूम करना है, स्ट्रेस कंट्रोल करना है, यानी कि मेडिटेशन करनी है, ठीक है ना, रिलैक्सेशन, प्रॉपर नींद लेनी है। तो इन सब चीजों से बच्चों हमारा क्या होगा, हम यानी कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जरिए हम अपने बीपी को मेंटेन कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मेडिसिन का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी हमारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, ठीक है ना, मार्केट में, उनका हम यूज करते हैं, जो आपकी ये मेडिसिन होती है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है इसमें, सबसे पहले तो ये हमें मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि उसमें क्या मेडिसिन वो हमें देगा। तो फर्स्ट क्लास की मेडिसिन होती है हमारी एक डायूरेटिक्स, ये क्या करती है, बॉडी से एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर को बाहर निकालती है। अगर आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो साल्ट की वजह से, यानी कि आपने सॉल्ट ज्यादा ले लिया है, उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है, तो उसमें डायूरेटिक क्लास की हम मेडिसिन लेते हैं। वो भी हमें डॉक्टर बताता है कौन सी लेनी है और कितने एमजी में लेनी है, अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं एसीई इनहिबिटर्स। ठीक है, तो एसीई इनहिबिटर्स क्या करता है बच्चों, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन होती है हमारी, एनाप्रिल, कैप्टोप्रिल। तो ये मेडिसिन क्या करती है, एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन बनने से रोकती हैं, जिससे हमारा बीपी क्या होता है, वो मेंटेन रहेगा। ठीक है ना, ये एम क्या है बच्चों, मेंटेन रहेगा आपका बीपी। आगे थर्ड नंबर पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो हमारी ये जो लोसार्टन, वेलसार्टन, ये क्या करती है, आपकी जो एंजियोटेंसिन सेकंड के इफेक्ट को ब्लॉक करती हैं, जिससे हमारा क्या रहता है, बीपी मेंटेन रहता है। ठीक है बच्चों, आगे बीटा ब्लॉकर्स की जो हमारी मेडिसिन होती है, प्रोप्रानोलोल, एटेनोलोल, तो ये क्या करती हैं, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को कम करती हैं, जिससे हमारा बीपी, अगर इनकी वजह से बीपी हमारा बढ़ रहा होगा, इस कंडीशन की वजह से कि हमारा कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो रहा है, हार्ट रेट ज्यादा हो रही है, तो ये दो मेडिसिन, ये दो साल्ट उसको मेंटेन करेंगे। आगे हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, एम्लोडाइपिन, वेरापामिल, तो ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। ये दोनों साल्ट हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। अब ये आप अपने आप नहीं लेना कभी आप ये वीडियो देखो और सर ने बताया कि कि मम्मी ने रात दूध पिया, अचानक सुबह उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, या रात में किसी टाइम, तो आप क्या अंदाजा लगाओगे, अरे बीपी से उससे ब्लड, उससे दूध से हुआ था, और दूध में कैल्शियम होता है ना। तो ऐसे डॉक्टर नहीं बनना, डॉक्टर से ही पूछना है। आगे हम चलते हैं बच्चों, हाँ, ये हमारी एक डिजीज और है जो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ ली है।
ठीक है। तो ये डिजीज क्या है बच्चों, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, यानी कि हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं GERD। ठीक है बच्चों, GERD। तो ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले समझते हैं। तो GERD वह डिजीज होती है जिसमें स्टोमक का एसिडिक कंटेंट बार बार ईसोफेगस में आ जाता है। यानी कि ईसोफेगस क्या होती है बच्चों, अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएं, ठीक है बच्चों, तो ये होती है आपकी ईसोफेगस। ठीक है बच्चों, तो ईसोफेगस अभी क्या लिख रहा है इसमें, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसमें स्टोमक, और ये क्या है बच्चों आपका, ये है आपका स्टोमक। ठीक है, ये आपका स्टोमक है। अब इसमें क्या होता है, स्टोमक में HCl रहता है आपका, यानी कि एसिड रहता है। तो ये क्या होता है, ये बार बार आपका इसमें आ जाता है, इसके अंदर, है ना। ये आपका क्या है बच्चों, ईसोफेगल। ठीक है ना, ये आपका ईसोफेगल है, ये आपका क्या है, ये ईसोफेगस है, तो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो जिससे ईसोफेगस की लाइनिंग इरिटेट और डैमेज हो जाती है। ये जो ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है ना अंदर की, ये क्या हो जाती है, ये डैमेज होने लगती है। ठीक है ना, तो ये दिक्कत हो जाती है हमारे GERD की। यह रिफ्लेक्स लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर के वीक होने से होता है। यानी कि हमारा जो ये पोर्शन आप देख रहे हो, तो ये होता है स्फिंक्टर। ठीक है ना, तो ये स्फिंक्टर क्या होता है, ये क्लोज रहता है, तो एसिड इसके अंदर ही रहता है भरा हुआ, ऊपर नहीं जाता। लेकिन जब ये हमारा वीक हो जाता है तो एसिड हमारा ऊपर की तरफ जाता है, तो तब ये डिजीज हमारी क्रिएट होती है, तब ये कंडीशन हमारी क्रिएट होती है GERD की। आगे हम बात करते हैं बच्चों इसके इटियोपैथोजेनेसिस। ठीक है ना, इटियोपैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे कोज होते हैं हमारे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, LES, यानी कि ये लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है बच्चों, लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा नॉर्मली ये है टाइट रहता है, लेकिन लेकिन क्या होता है, एसिड रिफ्लेक्स ईसोफेगल में क्या हो जाता है, ये हमारा वीक हो जाता है। ठीक है ना, ये GERD में LES हमारा वीक हो जाता है, यानी कि ये हमारा वीक हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा वीक हो जाता है, तब हमारे LES डिसफंक्शन हमने इसे बोला है। आगे हम बात करते हैं, और इसमें क्या होता है, एसिड रिफ्लेक्स होकर हमारा ईसोफेगस में चला जाता है, यानी कि ऊपर चला जाता है। आगे हम बात करते हैं इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, यानी कि एसिड का सेक्रेशन हमारा ज्यादा हो जाता है, कहाँ, स्टोमक के अंदर। तो एसिड ज्यादा बनता है, तो ज्यादा बनने की वजह से क्या होता है, हमारा ऊपर जा सकता है। ठीक है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पिटी, यानी कि हमारा जो स्टोमक होता है वो काफी समय बाद हमारा खाली होता है। ठीक है, इसके अंदर जो खाना होता है वो नीचे की तरफ जल्दी से नहीं जाता, तो इससे इसमें क्या चांस रहते हैं, आपके एसिड ऊपर की तरफ जाने के चांस रहते हैं, जो भी खाना इसके अंदर होता है। अब वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना, अदर फैक्टर की। तो ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, एल्कोहल, ठीक है ना, स्पाइसी खाना खाने से हमारा हर्निया, और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग का लंबे समय तक यूज करने से भी हमारा यह हमें GERD की प्रॉब्लम देखी गई है। आगे हम बात करते हैं बच्चों इसके सिम्टम्स की। ठीक है ना, सिम्टम्स की अगर हम बात करें इसके, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें, तो GERD में कॉमनली यह सिम्टम्स देखे जाते हैं। कौन कौन से, हमारे चेस्ट में जलन, यानी कि यहाँ हमारी, यहाँ इस तरफ हमारी जलन सी रहती है, ये जो हमारा ईसोफेगस होता है। ठीक है ना, और बार बार हमारे माउथ में क्या होता है, खट्टा पानी सा आ जाता है। ठीक है ना, जिसमें बहुत ज्यादा जलन सी होती है, चेस्ट में पेन होता है, और सांस लेने में दिक्कत होती है, निगलने में दिक्कत होती है हमारी। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें बच्चों देखने को मिल सकते हैं, किसके अंदर, GERD। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मैंने आपको बताया है, यानी कि परहेज। ठीक है ना, यानी कि बिना दवा के, यानी कि बिना दवाई के हम कैसे अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा, वेट को कम करना होगा। ठीक है बच्चों, वेट को कम करना होगा, टाइट क्लोथ अवॉइड करना होंगे, यानी कि हमें टाइट कपड़े नहीं पहनने
हैं, ठीक है, उसको हमें अवॉइड करना है, ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, डाइटरी हमें चेंज करनी है ना, स्पाइसी फूड को हमें बिल्कुल छोड़ना है, फैटी चीजों को कम करना है, ठीक है ना, एसिडिक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है, टी कॉफी चॉकलेट कम खाने हैं, ठीक है ना, तो इन सब चीजों को हमें कम करने हैं। ठीक है, आगे ये कुछ है आपके, ठीक है ना, और खाने के बाद नहीं लेटना है, स्मोकिंग छोड़नी है, अल्कोहल नहीं लेना है, तो ये सब क्या है आपके, ये सारे हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आप छोड़ दोगे तो आप इस बीमारी से बिना मेडिसिन के बच सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों आगे हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है ना, यानी कि मेडिसिन के जरिए हम कैसे ठीक होते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम इसमें मेडिसिन का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले एंटासिड होती है हमारी, जिसमें हमारे साल्ट होते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करते हैं, ये आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, जो भी आपका इस स्टोमक के अंदर एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। आगे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है ना, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या करते हैं, आपके ये दो होते हैं रेंटिडीन और फेमोटिडीन। ये क्या करते हैं, एसिड के सेक्रेशन को कम करते हैं, यानी कि इसके अंदर जो ये एसिड बनना है तो इसे ये बनने ही नहीं देंगे इसके अंदर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ये कौन कौन से होते हैं हमारे, ओमेप्राजोल पेंटाप्राजोल। तो ये क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को हमारे स्ट्रोंगली इनहिबिट करते हैं, एकदम ये जो एसिड बन गया है इसको खत्म कर देंगे एकदम, है ना। ठीक है आगे हम बात करते हैं GERD को फर्स्ट लाइन थेरेपी मानी जाती है। ठीक है, ये प्रोकाइनेटिक एजेंट मेटोक्लोप्रोमाइड डोमपेरिडोन, ठीक है ना, गैस्ट्रिक एम्पिटी इंप्रूव करते हैं, यानी कि हमारा जो स्टोमक है ये, इसके अंदर अगर हमारा खाना है तो वो एसिडिक नेचर का है तो वो सब नीचे आ जाएगा एकदम, यानी कि हमारा आंतों में चला जाएगा, यानी कि स्टोमक को वो खाली करते हैं। कौन कौन सी, ये मेटोक्लोप्रोमाइड जो पेरिनॉर्म के नाम से मार्केट में आती है, और ये हमारे। ठीक है, आगे हम चलते हैं बच्चों, ये हमने एक डिजीज और ली है आपकी। ठीक है, एक डिजीज हमने और ली है, वो है बच्चों आपकी अस्थमा। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है हमारी अस्थमा, तो इसको भी हम यहाँ समझते हैं। तो अस्थमा क्या होता है, अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है जिसमें लंग्स की एयरवे, ठीक है ना, हम एक डायग्राम बना लेते हैं उससे और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डायग्राम होगा और इसके अंदर इस तरीके से आपकी ये ब्रोंकाई होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, जो लंग्स की एयरवे होती है यानी कि ब्रोंकाई, तो हमारी ये जो ब्रोंकाई है ये, ठीक है ना, ये क्या होती है हमारी ब्रोंकाई। अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ जूम करूं तो इस तरीके से आपको ये हमारी दिखाई देगी। तो ये क्या होती है, इनकी जो इनर लाइनिंग होती है ये सूज जाती है, ये इस तरीके से सूज जाती है बच्चों। ठीक है ना, ये जो हमारी ये जो ब्रोंकाई है आपकी, ये तो है तो ब्रोंक्यूल्स है, तो ये इस तरीके से हमारी ये सूज जाती है। तो जब सूज जाएंगी हमारी, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन हमारी आ रही है, ठीक है ना, तो वो कम पास होकर निकलेगी। तो ये क्या होती है आपकी, जो ब्रोंकाई की लाइनिंग सूज जाती है और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स स्पाम हो जाती है। ठीक है, और ये हमारी स्पाम हो जाती है। तो आगे देखते हैं, एयर फ्लो में रुकावट होती है जिससे सांस लेने में डिफिकल्टी होती है हमारी। ठीक है ना, और हमारे कफ हमारा आता है बार बार। अस्थमा एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्टिव रिवर्सिबल नेचर का होता है, यानी कि ट्रीटमेंट से एयरवे फिर नॉर्मल हो जाता है। इसको बच्चों हम समझते हैं थोड़ा सा, यानी कि अस्थमा क्या होता है आपकी, जो आपकी ये ब्रोंकाई होती है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, ये ब्रोंकाई है, और ये आपके ये ब्रोंक्यूल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सूज जाते हैं आपके, ठीक है ना, यहाँ म्यूकस बहुत ज्यादा आ जाती है तो ये सूज जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि अगर ये सूज जाएंगे तो ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा पाएगी अंदर। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ स्वेलिंग आ जाती है हमारी। तो ये होता है हमारा अस्थमा। और अगर ये क्या होती है, ये काफी लंबे समय बाद ठीक हो जाती है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, रिवर्सिबल नेचर। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसके कारण की। ठीक है ना, इटियोपैथोजेनेसिस की बात करते हैं हम।
तो अस्थमा बनने के काफी प्रोसेस होते हैं, मतलब कोज काफी हैं इसके। एक तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, ठीक है ना, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होता है इसमें, जेनेटिक टेंडेंसी, एलर्जी, फैमिली हिस्ट्री, ये हमारी हो सकती है जिससे हमें ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। आगे ट्रिगर्स फैक्टर क्या हो सकते हैं, डस्ट, पोलन, स्मोक, ठीक है ना, पोल्यूशन, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ड्रग जैसे एस्प्रिन, बीटा ब्लॉकर्स। तो इन सब से हमारे क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है जो मैंने अभी इस डायग्राम में आपको समझाई थी। तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस यानी कि ट्रिगर से मास्ट सेल और इसिनोफिल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इससे भी हमारे ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आगे हम बात करेंगे बच्चों इस चीज की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, ये हूजिंग, सीटी जैसी आवाज आती है, शॉर्टनेस और ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, चेस्ट टाइट हो जाती है, छाती मतलब टाइट सी हो जाती है ना, कफ आता है, खासकर रात में बहुत ज्यादा कफ आता है, रैपिड ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत जल्दी होती है, और हमारे दिक्कत काफी मतलब सीवर केज और साइनोसिस हो सकती है हमारी। बात करें अगर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तो बच्चों ये सिम्टम्स थे आपके, ठीक है ना। अगर बात करें हम नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी कि परहेज के जरिए, है ना, परहेज के जरिए यानी कि बिना मेडिसिन के हम कैसे ठीक हो सकते हैं, तो ये डस्ट, स्मोकिंग, पोल्यूशन से बचना, ठीक है बच्चों, कोल्ड एक्सपोजर अवॉइड करना, लाइफ स्टाइल जैसे स्मोकिंग को बंद कर देना, रेगुलर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, ठीक है ना, इनहेलर का अच्छे से यूज करना सही तरीके से, और अगर कोई अर्ली मतलब कोई साइन आ रहा है तो उसको पहचानना और समय से ट्रीटमेंट कराना। आगे हम बात करते हैं बच्चों इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कि मेडिसिन के जरिए हम कैसे ठीक हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेडिसिन के जरिए हम कैसे ठीक हो सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें ब्रोंकोडाइलेटर्स लेना पड़ेगा। ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या करते हैं आपके, ये दो साल्ट होते हैं B2 एगोनिस्ट के, ठीक है ना, B2 एगोनिस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, ये ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करते हैं, ठीक है ना, आपकी जो ब्रोंकियल मसल्स होती हैं, ठीक है बच्चों, ब्रोंकियल मसल्स जो होती हैं आपकी ये वाली है ना, ये तो इनको क्या करते हैं, ये रिलैक्स करते हैं। ये एंटीकोलिनर्जिक्स यानी कि इब्राटोपियम ब्रोमाइड, ये क्या करती हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को कम करती हैं। तो ये हमारी ये कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होती हैं, यानी कि ये ऐसे नहीं सिकुड़ती हैं, ये ऐसे नहीं सिकुड़ती हैं, ये ऐसे रहती हैं, ताकि इनके अंदर हमारा ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से रहे। आगे हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड का हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। और बच्चों आगे ही आपका मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, मास्ट सेल से मेडिएटर्स रिलीज को रोकते हैं। तो इन सब चीजों का हमें यूज नहीं करना है। और बच्चों ये जो मैंने आपको सिलेबस समझाया है, अगर आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप अभी हमारे वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और वहां पर आप फ्री में हमारे ये पूरा सिलेबस को आप फ्री में सुन सकते हैं। वहां हमने पूरे नोट्स बना रखे हैं पूरा डीपली से, और वहां रिकॉर्डिंग लेक्चर हमने आपको डाल रखे हैं फ्री में। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और फ्री में सारे रिकॉर्डिंग वहां आप जाके देखो।